फर्स्ट में है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर है क्या? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्फ। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्फ। क्या ऊपर भी मच्छर काट रहा है ऊपर? हाँ, तो हम बता रहे थे कैंसर क्या है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग के बॉडी में जो भी सेल डेड हो जाता है, अब क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक सेल डेथ कर गया, तो इसके जगह पे एक सेल का डिवीजन होना, आई मीन सेल वहां पे चाहिए। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि सेल में डिवाइडिंग कैपेसिटी या सेल डिवीजन का कैपेसिटी रखता है, माइटोसिस वगैरह का जो प्रोसेस है वो करके करता है। लेकिन सपोज इट मान लिया जाए कि हमको जरूरत है एक सेल, लेकिन हो रहा है 5 सेल का डेवलपमेंट या ग्रोथ बोल सकते हो। तो ये जो अनकंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर सेल या फिर कैंसर। अब एक सवाल है कि आखिर कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में? देखो डिफरेंस समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा। देखो नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कैंसर सेल हो जाएगा तो ऐसा प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है। मतलब कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का काम क्या होता है कि कोई भी सेल है, जितना जरूरत है वो उतना डेवलप करेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर वो डेवलप हो रहा है, सपोज दैट मान लो कि 5 सेल का हमको जरूरत है, 5 सेल का जरूरत है, तो हमको 5 ही ना चाहिए। ठीक है, अब मान लो 5 हो गया, फिर छठा जब होना जाएगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है उस सेल को डिवीजन होने से, ग्रोथ होने से रोक देता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ध्यान में रखना कि नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और ये अगर प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है नॉर्मल सेल, तो वो कैंसर सेल में डेवलप कर जाता है। क्योंकि ये अगर सेल में रहेगा तो जितना जरूरत है उतना ही डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सेल का फुलफिल जो है सेल डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन के थ्रू कर पाता है कोई भी बॉडी। अगर सेल डिवीजन भी हो रहा है तो 5 से 6 नहीं हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं सेल डिफरेंशिएशन 5 से 6 नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का काम जो है वो नॉर्मल सेल ही कर पाएगा, कैंसर सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हाँ, अब देखो, अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस कौन कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर हम कैंसर सेल का टाइप पूछते हैं, क्योंकि कैंसर हो गया, सपोज दैट मान लो किसी पर्सन को कैंसर हो गया, अब कैंसर जो है मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उसके नॉर्मल सेल में प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। अब अगर इसका हम कैंसर का टाइप देखेंगे तो बिनाइन, बेनाइन, और ये होता है, एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट देखो, यहाँ पे हम लोग ट्यूमर यूज करते हैं, ट्यूमर यूज करते हैं। ये ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है? तो ट्यूमर मतलब ठीक हो सकता है, लेकिन जब कैंसर का स्टेज चला जाता है तो वो हाईली स्प्रेडिंग है और वो डेडली एक तरह से हो सकता है, क्योंकि ट्यूमर में ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी आ जाता है, मतलब वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो बिनाइन ट्यूमर का काम क्या है, सबसे पहले समझो। तो बिनाइन ट्यूमर जो है, बिनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब कि सपोज दैट मान लिया जाए, ये मान लो बॉडी का पार्ट है। ठीक है, ये बॉडी का पार्ट, मान लो एक लोकेशन, ये 2 लोकेशन, 3 4 5 लोकेशन यहाँ है सपोज दैट। तो अगर बिनाइन ट्यूमर होगा तो ये मान लो ये फर्स्ट लोकेशन को हम टारगेट करते हैं, तो इसी जगह पे कैंसर सेल या फिर ट्यूमर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिनाइन। लेकिन अगर ये पूरे 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 थ्रू आउट बॉडी अगर वो फैल जाएगा,
उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर हम लोग किसको बोलेंगे, जो ट्यूमर या जो कैंसर सेल थ्रू आउट बॉडी अगर वो स्प्रेड कर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ये दो टाइप का है। अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि समझने वाला बात है कि कैंसर में तो सबसे पहले क्या नॉर्मल सेल का क्या प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है उसमें कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का, अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन लॉस कर गया तो कैंसर सेल हो गया। अब कैंसर सेल या फिर कैंसर जो होता है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का, बिनाइन एंड ट्यूबर। बिनाइन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, एंड मैलिग्नेंट में क्या है, वो पूरा थ्रू आउट बॉडी वो स्प्रेड कर जाएगा। अब हम एक चीज तुमको बताए कि कैंसर सेल का जो प्रॉपर्टी है हम क्या बताएं, ऑन्कोजेनिक। अगर कोई भी सेल में ऑन्कोजेंस आ जाएगा, मतलब ये जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी है उसको लॉस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई तो एजेंट होगा, तो वो है ऑन्कोजेन। क्या है, ऑन्कोजेन। ठीक है, अगर ऑन्कोजेन या फिर ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा तो नॉर्मल सेल की तरह काम, लेकिन नॉर्मल सेल में अगर ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी आ गया तो सबसे पहले किस प्रॉपर्टी को लॉस करेगा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को। और अगर ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को लॉस कर दिया तो वही क्या कहलाता है, कैंसर सेल कहलाता है। अब हम लोग ऑन्कोजेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ऑन्कोजेन जो होता है जिसको कॉज ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, तो ऑन्कोजेन जो प्रॉपर्टी आ सकता है वो तीन टाइप का मेनली आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले कैंसर काउजिंग एजेंट इसको बोलते हैं हम लोग कार्सिनोजेन। और कार्सिनोजेन ही जो है वो ये कार्सिनोजेन जो है वो 3 कैटेगरी में बिलोंग्स करता है। सबसे पहला ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सेल के जेनेटिक मटेरियल में चेंज करता है और वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को, या फिर हम बोल सकते चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब देखो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्यों लिया, जैसे मान लो ये सेल है और सेल के अंदर में डीएनए हम लोग जान रहे हैं और डीएनए का ये सेगमेंट है। सपोज दैट मान लो ये मेरे पास 4 सेगमेंट है। ठीक है, और ये 4 सेगमेंट का जो बेस पेयर है ये सेल के डिवीजन को और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। अब सपोज दैट हम ये 2 नंबर का ही जो है बेस पेयर वो किसी तरीके से चेंज हो गया है, क्या ये जीन है। ठीक है, और जीन में अगर चेंजिंग हो रहा है, ये जो बेस पेयर है इसका काम है सेल डिवीजन को मेंटेन करना। अगर इसके बेस पेयरिंग में किसी तरह का चेंजिंग आ गया तो वही जो है वो ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्योंकि इसमें सिंपल है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहने का ही मतलब एक ही चीज है कि ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब सेल के जीन में किसी तरह का चेंजिंग होगा। लिखा हुआ है चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, मतलब जीन में किसी तरह का चेंजिंग हो गया। तो वही हम बता रहे हैं कि मान लो 4 सेगमेंट है, मान लो दूसरा सेगमेंट पे किस तरह का चेंजिंग हो गया तो सेल डिवीजन को इफेक्ट करेगा, और यही सेल डिवीजन को जो इफेक्ट करेगा इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। पहला ये कैटेगरी है, मतलब कार्सिनोजेन का 3 कैटेगरी है, पहला ये कैटेगरी है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्यूमर, दूसरा जो है वो है ट्यूमर प्रोटोमीटर। ठीक है, देखो प्रोमोटर। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया जाए कोई सेल का काम है प्रोलिफरेट करना। प्रोलिफरेट मतलब सेल डिवीजन। मान लिया जाए कि प्रोलिफरेट कैपेसिटी, प्रोलिफरेट जो सेल प्रोलिफरेशन का है वो प्रमोट करता है ऑन्कोजेंस को। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर
ऑन्कोजेन। मतलब देखो सेल क्या कर रहा है, सेल प्रोलिफरेशन मतलब जो डिवीजन हो रहा है, अगर उस डिवीजन के टाइम पे अगर ये जेनेटिक में किसी तरह का चेंजिंग होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्यूमर ऑन्कोजेन। ठीक है। तीसरा है तुम्हारा ट्यूमर वायरसेस। तीसरा है ट्यूमर वायरसेस। देखो मान लिया जाए कोई वायरस कोई भी हो, ठीक है, जो कैंसर कॉजिंग वायरस है, जिसको कैंसर कॉजिंग वायरस करते हैं, मतलब कि वैसा कोई वायरस जो कि सेल डिवीजन के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर वायरस। या फिर सिंपल बोल सकते हैं एक ऐसा वायरस जो सेल डिवीजन के जेनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करके इसको ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट कर देगा, और वही ऑन्कोजन क्या कर देगा, कैंसर कॉजिंग। तो तुम्हारे सामने तीन है, एक है ऑन्कोजेनिक, एक है ट्यूमर, और एक होता है ट्यूमर वायरस। समझ में आया ये तीन है? बोलो सर ट्यूमर वायरस का कुछ एग्जांपल बता देंगे? इसका एग्जांपल वायरस का। यस सर। वायरस एक्चुअली थोड़ा एक सेकंड इसका देखना पड़ेगा, वायरस का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल है पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस, यहाँ से पे लिख लो, पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब जो है ये कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजन है। ठीक है, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो नहीं ना। अब देखो देखो अब हमको कुछ कुछ और एस्पेक्ट्स है उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले फिजिकल, देखो जैसे हम बोल रहे हैं कि कार्सिनोजेंस, तो कार्सिनोजेंस में कुछ और मतलब क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं सॉरी मतलब कुछ और ऐसा एजेंट है जिन्हों कार्सिनोजेंस एजेंट बोल रहे हैं, जो ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी करता है या कैंसर कॉजिंग करता है या कैंसर करता है। तो सबसे पहला है फिजिकल सॉरी फिजिकल इरिटेंट। ठीक है, तो फिजिकली हम लोग क्या देख सकते हैं, तो वही है टोबैको, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और सबसे ज्यादा जो कैंसर कॉजिंग है वो है टोबैको एंड स्मोकिंग, क्योंकि सिगरेट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू। ठीक है, ड्रिंकिंग वगैरह अलग है, वो अल्कोहल में जो है जाएंगे तो उसमें किडनी वगैरह में, लीवर वगैरह में प्रॉब्लम होगा। बट जो स्मोकिंग है, जैसे हम लोग सिंपल सिगरेट की बात करते हैं, वो फिजिकली वो आ जाता है कि जैसे स्मोकिंग से कैंसर कॉजिंग या कार्सिनोजेंस मतलब एक ऐसा एजेंट जो कैंसर कॉजिंग करता है। ठीक है, वो चीज है। तो फिजिकल में स्मोकिंग मतलब याद रखना, ऐसे हम लिख देते हैं। तो सबसे अदर कार्सिनोजेन। ठीक है, तो फिजिकल में क्या आ जाएगा, स्मोकिंग। फिजिकल में क्या आ जाएगा, स्मोकिंग। दूसरा फिजिकल के बाद है तुम्हारा केमिकल। अब एक चीज बताओ कि केमिकली मतलब कैसे हो सकता है, तो केमिकली अगर कार्सिनोजन बोलते हैं वो है फूड मटेरियल, फूड सर फिनाइल क्लोराइड भी तो होता है ना? है, फिनाइल क्लोराइड। हाँ वो होता है। तो वही बता रहे हैं कि केमिकल में मेनली जैसे फूड मटेरियल सबसे ज्यादा। अब देखो ये एकदम, अब जो है हम लोग थोड़ा सोशल बात करते हैं, क्योंकि हम लोग के चारों तरफ बहुत कुछ इस तरह का है जो कि कार्सिनोजन एजेंट है। एक सिंपल सा है, जैसे हम लोग बोले स्ट्रीट फूड खाना बंद करने क्यों बोला जाता है, जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। कि टेस्टी क्यों लगता है, एक्चुअली में वहां पे एक सॉल्ट का यूज होता है जिसको हम लोग चाइना सॉल्ट बोलते हैं, चाइना नमक। ठीक है,
उस सॉल्ट में जो है वो एजिनोमोटो एक केमिकल है, और एजिनोमोटो बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है क्योंकि वो कैंसर कॉजिंग है। मतलब वो केमिकल जेनेटिक जो चेंजिंग है वो कर सकता है, जेनेटिक चेंजिंग वो कर सकता है, इसीलिए उसको कार्सिनोजन वहां पे बोला गया। तो फूड के तौर पे ध्यान रखें, स्ट्रीट फूड को जितना अवॉइड कर उतना ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कभी कभी तुम लोग खुद गौर किए होगे, अगर तुम लोग खाते होगे तो, कि जो ज्यादा जंक फूड खाता है, जो बाहर शाम जैसे क्लास व्लास से निकला, बाहर में चाउमीन खा ले रहा है, मतलब वो डेली का आदत है, चाउमीन खाएगा, मोमोज खाएगा, ये सब ज्यादा। अच्छा, ये आदत भी वही चीज लगाता है। जो चाइनीज सॉल्ट है जिसको एजिनोमोटो बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन के सीएनएस पे एक तरह का, सीएनएस पे एक रिसेप्टर है जिसको रिसीव करता है, और इस तरह से बोलते हैं ना खाने का ज्यादा मतलब मतलब बोलते हैं खाने का चाह बढ़ गया है, ज्यादा हमको खाना अच्छा लगता है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि वो सब ज्यादा खाने से वो एक तरह का एडिक्शन भी है, और उसमें जो केमिकल बताया एजिनोमोटो, वो कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग है। इसलिए कार्सिनोजेंस जो है वो केमिकल एज ए मतलब केमिकली अगर बात करें तो एज ए फूड वो एजिनोमोटो होता है। तो जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मेनली चाउमीन वगैरह, चाउमीन है, मोमोज वगैरह है। मोमोज इतना का सब्जी जो होता है अंदर का, अगर हम वेज की बात करें तो उसमें बहुत बहुत ही ज्यादा वो टेस्टी लगता है। और चाउमीन जो है टेस्ट लगता, क्यों? क्योंकि वो नमक को मिलाया जाता है, नमक मिलाने से वो टेस्ट आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोग कार्सिनोजेनिक एजेंट को इंटेक कर रहे हैं, और ज्यादा इंटेक करने से वो कहीं ना कहीं सेल में जो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए, उसको वो डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। तो केमिकल के तौर पे फूड है। उसके बाद है तुम्हारा एक्सरे, रेडिएशन। रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या है? यूवी रेज, ठीक है, एक्स रेज। देखो, अब तुम लोग ये कॉमन जान रहे होगे कि बोला जाता है कि ज्यादातर धूप में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उसमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि स्किन जो सन का जो एक्सपोजर होता है, ज्यादा अगर धूप हो जाएगा तो वहां पे क्या होता है, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे आने लगता है, और यूवी रेडिएशन जो है उसको बचाने के लिए तो ओजोन है, ठीक है, लेकिन ठंड के दिन में, ठंड के टाइम पे गर्मी कम होने के कारण ऊपर में जो मॉइस्ट होता है, कहीं ना कहीं यूवी रे उसको प्रोटेक्ट तो करता है ओजोन के अलावा भी, लेकिन कभी कभी कोई जो सेंसिटिव स्किन होता है उसको फिर वो प्रॉब्लम करता है। स्किन जो कैंसर है सबसे ज्यादा जो है वो यूवी रे या फिर एक्सरे के एक्सपोजर में आ जाता है। दूसरा, एक्सरे। अच्छा, एक और सवाल आता है कि एक्सरे वगैरह जो होता है वो हम लोग डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं, जब बोलता है ना कि इसका फोटो निकलवा लेते हैं, पैर का टूट गया है या एक्सरे करा दे, क्यों? तो वहां पे भी ध्यान देना, जो बड़ा बड़ा मशीन लगता है वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी से एक्सीड कर गया ना तो वहां पे कैंसर कॉजिंग हो सकता है, तो रेडिएशन भी है। ठीक है, तो हमारे सामने तीन देखे तुम, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा है रेडिएशन, एंड चौथा है बायोलॉजिकल एजेंट। चौथा है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में सिंपल है, वायरस। कौन कौन सा वायरस? जैसे पेपिलोमा वायरस बताया है, हेपेटाइटिस वायरस बताया है, तो ये सब चीज हो सकता है। तो उस तीन कंडीशन के अलावा ये चार भी होता है जो एजेंट की तरह काम, मतलब कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजन बोलते हैं। और ये फिजिकल में स्मोकिंग मेनली, केमिकल में फूड वगैरह, रेडिएशन में यूवी एक्सरे, एंड बायोलॉजिकल में वायरसेस वगैरह जो होता है, या पैरासाइट्स भी हम लोग इसको लिखते हैं कि बहुत सारा पैरासाइट्स है जो कैंसर कॉजिंग है। मतलब वो कहीं ना कहीं सेल के जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है उसको वो लॉस्ट कर देता है। एक और चीज है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस। तो बता सकते हो ये क्या होता है, मेटास्टेसिस? यस सर, ये ऐसा क्या होता प्रॉपर्टी है ना जिससे मतलब वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके ना है? डिफरेंट हाँ पार्ट देखो, बॉडी में चला जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट होके डिवीजन करने वो लगता है। अब देखो, जैसे हम बताए थे इनिशियल, हम बताए कि दो टाइप का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो वहां पे सवाल करना चाहिए था, ठीक है, कि सर ये मैलिग्नेंट कैसे हो जाता है? बिनाइन तक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे बॉडी का कोई भी साइट हो, लेकिन ये मैलिग्नेंट तभी होता है जब वो कार्सिनोजेंस, जो भी कैंसर सेल का जो प्रॉपर्टी होता है, आई मीन वो जो ट्यूमर है, वो थ्रू आउट बॉडी वो स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम।
इसी प्रॉपर्टी को, जो ट्रैवलिंग का प्रॉपर्टी है, जो ले जाने का प्रॉपर्टी है, जो ब्लड के थ्रू जा रहा है, उसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। हमको तुरंत अचानक से ध्यान आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 2 वर्ड को ध्यान रख लो, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा मेडिकल में। मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस एंड कांटेक्ट इनहिबिशन। ये कांटेक्ट इनहिबिशन का अगर प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है नॉर्मल से, तो वो कैंसर सेल कहला जाता है। और बिनाइन ट्यूमर, या फिर बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन से पूरे थ्रू आउट बॉडी में वो अगर स्प्रेड कर जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, उसको हम लोग मेटास्टेसिस, और वही मेलिग्नेंट का मतलब मेलिग्नेंट का एक मतलब मेलिग्नेंट का काउज हो जाता है, ये चीजें। अब हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं कि इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे। देखो, हम तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन मेडिकल बेस्ड बताते हैं, और इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल अभी जो है ठीक है, बट मेडिकल जो है 1-2 क्वेश्चन इससे पूछता है डायग्नोसिस से। अगर तुम्हारे सामने पूछ दे, ठीक है, अगर तुम्हारे सामने पूछ दे कि कैसे डायग्नोसिस करोगे, तो पता है ना कि डायग्नोसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी डिजीज का साइन होता है, उस साइन को पता करने के लिए हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि अगर वो साइन नहीं शो कर रहा है, तो हम लोग एग्जैक्टली कौन सा डिसीजन नहीं पता कर पाएंगे। देखो, कभी कभी सुने होगे स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर में कन्वर्ट हो गया। कोई कोई डॉक्टर्स को या फिर बोलते हो फैमिली के ट्यूमर था, कैंसर में कन्वर्ट। आखिर ट्यूमर क्यों बोल रहा है बार बार? क्योंकि ट्यूमर को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कैंसर को ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, ट्रीटमेंट भी बहुत उसका टफ है, ठीक है। उसमें मरने का चांसेस हो सकता है, बट ट्यूमर में मरने का चांसेस नहीं है अगर ट्रीट सही से हो पाए। तो ये वर्ड्स पे भी ध्यान देना, ठीक है। अब दो डायग्नोसिस, हम क्या बताए कि किसी भी डिजीज का साइन को पता करने के लिए डायग्नोसिस का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे टेस्ट है। सबसे पहला हिस्टोलॉजिकल टेस्ट होगा, बायोप्सी होता है, पेप टेस्ट हो जाता है, उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत सारे टेस्ट है, तुम देख सकते हो एनसीईआरटी में। लेकिन एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है डायग्नोसिस के, उससे अलावा आज तक हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, वो है जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है। बाकी बात नॉर्मल तो अगर पूछ दिया कि डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सा यूज करते हैं, हिस्टोलॉजिकल, बायोप्सी, पेप टेस्ट, वो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह जो भी है, वो सब टेस्ट वगैरह होता ही है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर एक क्वेश्चन जो है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, सीटी स्कैन भी है, एमआरआई, अगर तुमसे पूछे बेस्ट डिटेक्शन फॉर कैंसर, कौन सा डायग्नोसिस यूज करना चाहिए, बस एक चीज याद रखो, एमआरआई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजन है, इसको लिख लो, नोट कर लो कि बेस्ट डिटेक्शन फॉर कैंसर, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एमआरआई है। बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे एक है तुम्हारा कि हिस्टोलॉजिकल है, ठीक है, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए हिस्टोलॉजिकल है, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद बायोप्सी टिश्यू का जो होता है, मतलब देखो, इंडोस्कोपी एंड बायोप्सी 2 चीजें हैं। इंडोस्कोपी टिश्यू के केस में होगा, और बायोप्सी जो होता है वो ब्लड सेल्स के केस में होता है, ठीक है, बोन मैरो वगैरह केस में होता है। उसके बाद है पेप टेस्ट, जिसको पेप टेस्ट भी बोला जाता है। उसके बाद है सीटी स्कैन है, एक्सरे है, मतलब सीटी स्कैन में रेडियोग्राफी, एक्सरे, उसके बाद एमआरआई, ये सब है, मतलब बहुत सारा। बट एक जो है वो है एमआरआई, इसको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जो एनसीईआरटी में सब मिलेगा, बट बेस्ट डिटेक्शन का जो टॉप मतलब ये है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। अब एमआरआई क्या होता है, तो बता सकते हो एमआरआई क्या होता है? यस सर, उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जिसमें मतलब वो 3D इमेज प्रोवाइड करता है। देखो, एक्चुअली कैंसर सेल का बेस्ट डिटेक्शन या किसी भी इंटरनल पार्ट का बेस्ट डिटेक्शन एमआरआई क्यों बोला जाता है, क्योंकि तुम लोग टीवी में देखे होंगे एक बड़ा सा मतलब एक स्पेस रहता है, उसमें हम लोग भेजते हैं बॉडी को लिटा के। सीटी स्कैन भी उसी तरह से होता है, लेकिन एमआरआई भी उसी तरह से। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या हो जाता है ना, कि सीटी स्कैन और एमआरआई में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सीटी स्कैन और ये बहुत डिफरेंस है। सीटी स्कैन में क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग सिर्फ ब्रेन के पार्ट का लेते हैं, बट एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन में ध्यान रखना क्या होता है कि एक साथ बॉडी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ पास कराया जाएगा ना, तो बॉडी के एकदम छोटा से छोटा पार्ट का इमेज को क्लियर करके वो बाहर निकालता है। तो इससे हम लोग को मैलिग्नेंट और अगर बिनाइन होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन डिटेक्शन तो डिटेक्शन है।
ठीक है, क्योंकि जब तक डिटेक्ट नहीं करेंगे तब तक डायग्नोसिस नहीं कर सकते, डिटेक्शन नहीं कर सकता, तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एमआरआई जो है इसको ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट डिटेक्शन फॉर कैंसर, ठीक है, ये चीज है। और दूसरा दूसरा क्या है, और अगर नॉर्मल पूछता है जैसे इंडोस्कोपी तो टिश्यू के लिए होता है, पेप टेस्ट जो बायोप्सी से बोल रहा है वो बोन मैरो के लिए होता है, इसको। और एक और चीज है, अगर ब्लड कैंसर वगैरह का जब केस आ जाता है तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि एक ये भी है कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोला जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जो काउंट लेवल है, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट लेवल है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जो बेस्ट डिटेक्शन है ये क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, बस यही है इसमें, कैंसर में यही है। हाँ, ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड मतलब मैलिग्नेंट एंड बिनाइन, ये दो का इनको अच्छे से ध्यान रखना। इंडोस्कोपी, बायोप्सी क्या होता है सब कुछ तुम्हारे सामने, ठीक है। इंडोस्कोपी में क्या हो जाएगा कि वो टिश्यू लेवल पे करेगा, और बायोप्सी में क्या हो जाता है कि बोन मैरो पे करता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना, समझे, ये चीज होता है। तो उसी को डिटेक्शन के तौर पे अगर हम बात करें तो बायोप्सी, इंडोस्कोपी में ये सब डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा कैंसर, पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर से पता चलता है या नहीं, दिखाई देता है का? बल्क दिखाई देता है, एक है तो हमको नहीं पता उस मशीन में होता क्या है, बट वो टाइम एंड वर्किंग है बता, एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उसमें मतलब फील्ड जनरेट करके वो छोटा से छोटा ऑर्गन, मतलब देखो जैसे मान लो होता है कैंसर या ट्यूमर का जो, जैसे मान लो कि स्पेसिफिक साइट पे इस तरह का पूरा स्वेल कर जाता है, जैसे नोड्यूल फॉर्मेशन कैसा होता है उस तरह से वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, टिश्यूज वगैरह। तो मैलिग्नेंट के केस में तो हिस्टोलॉजिकल ही सबसे पहले लेते हैं ना, कि जहां पे डिटेक्ट होता है वहां के कंफर्म करने के लिए वहां का टिश्यू को स्लाइसली कट करते हैं और उसको फिर आगे एग्जामिन कर लेते हैं, यही चीज है। और इसमें कुछ और पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो 3-4 चीज अभी भी बताते हैं, याद रखना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मेटास्टेसिस एंड डायग्नोसिस में एमआरआई, बाकी बात सब कॉमन क्वेश्चन पूछता है, जो घुमाने वाला क्वेश्चन है इसी तीनों चीज से पूछेगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ड्रग्स में ना। अच्छा, ड्रग्स पढ़ना या अल्कोहल पढ़ना है, ड्रग्स अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज, क्योंकि अल्कोहल अलग चीज है, ड्रग्स अलग चीज है, मतलब ड्रग्स एंड अल्कोहल दोनों एक ही चीज है, कि आखिर कैसे एडिक्शन होता है, कैसे उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करता है आदमी, ये सोशल एक तरह का मतलब सोशल ये टॉपिक है, वो हम लोग इसमें लिखना कम समझना ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत कुछ है तो हम समझा सकते हैं। तो तुमको एक्चुअली क्या पढ़ना है, ड्रग्स के बारे में पढ़ना है या फिर ड्रग्स अब्यूज या फिर अल्कोहल अब्यूज जो है वो टॉपिक पढ़ना है, ये बता दो। क्या इसके बारे एडिक्शन में है, बारे में पढ़ना है। अल्कोहल के ड्रग्स के बारे में है ना, कि अल्कोहल अब्यूज वगैरह, कि पूरा टॉपिक कवर अप कर दे, बताओ। उसमें कुछ है नहीं मतलब छोटा छोटा चीज है, बोले तो वो सोशली हम लोग को देखना है। अगर ड्रग्स के बारे में पढ़ेगा तो वही उसमें जो इम्पोर्टेंट है, 2-3 इम्पोर्टेंट है, जैसे मॉर्फिन वगैरह उसका प्रोसेसिंग वगैरह है, और कौन सेडेटिव है, कौन स्टिमुलेंट है, कौन पेन किलर है, बस 3 तो देखना है। एक और चौथा हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी, तो ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है, उसके साथ एग्जाम्पल को याद करना है, बस खत्म हो जाएगा। अगर ड्रग्स के बारे में पढ़ेगे तो वो भी बता सकते हैं, और अगर अल्कोहल में जाते हैं तो उसका भी है। चलो ठीक है, ऐसे हम कोशिश करते हैं पूरा ओवरऑल एक बताने का, ठीक है। सबसे पहले ड्रग्स की बात करते हैं, तो ड्रग्स जो है वो क्या होता है ये बताओ, ठीक है। ड्रग्स एक तरह का ऐसा केमिकल कंपोनेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोनेंट है जिसका जिसका हम लोग यूज एज ए मेडिसिन या फिर एज ए मेंटल इलनेस, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसके फायदे के लिए यूज करते हैं, लेकिन कब, जब उसका जरूरत पड़े तब, ठीक है। सपोज दैट मान लिया कोई पर्सन है जिसको मेंटल इलनेस है या डिप्रेशन है, उस टाइम पे अगर हम ड्रग्स को यूज करते हैं तो वो बेनिफिट है। लेकिन अगर ड्रग्स को बिना मतलब का यूज करेंगे तो हमारा 3 चीज बहुत सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा।
फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये तीन चीज का जो फंक्शन है उसमें इम्पेयरिंग आ जाता है। इम्पेयर मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर बिना मतलब का कंज्यूम कोई करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रग एब्यूज या अल्कोहल एब्यूज। लेकिन अगर मतलब से करते हैं, क्योंकि हर एक ड्रग्स का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कैनाबोनाइड, कैनाबोनाइड जो है वो बहुत बड़ा मतलब उसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी है, डेरिवेटिव भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें बनता है। कैनाबोनाइड्स हो गया, फिर तुम्हारा कोकीन कोडीन वगैरह हो जाता है, फिर हम लोग इसमें सेडेटिव वगैरह देखते हैं। तो मेन हम इसका प्रॉपर्टी तुमको बताते हैं, एग्जाम्पल हम उसके सामने रखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या क्या ध्यान देना है वो हम तुमको बता देंगे, उस चीज पे ध्यान रखना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग समझते हैं कि ड्रग्स, तो समझ गए क्या हुआ कि ड्रग्स का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हमारे बॉडी को जरूरत है, जैसे सपोज मान लो पेन किलर, अगर हमको आई मीन किसी पर्सन के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन किलर है तो ड्रग्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को नींद नहीं आता है, ठीक है, तो उसके स्लीपिंग पिल्स के लिए यूज कर सकते हैं, वो है जिसको सिडेटिव बोलते हैं। किसी को तुरंत एक्टिव होना है, जैसे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, वो क्या है, वो ड्रग्स है, क्योंकि लीफ में निकोटीन होता है, और निकोटीन क्या है, एज अ ड्रग्स है। निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट, जैसे ही बॉडी में जाएगा, निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, जो कॉफी में लेते हैं, वो सब जैसे ही बॉडी में जाएगा वो स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा। स्टिमुलेंट में हमारा जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो स्पीड हो जाएगा, वर्क जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन वो बढ़ने लगता है, इस तरह से वो काम करता है। तो हम एक एक करके हम इसका उनको ड्रग्स के बारे में एग्जांपल और उसका बताते हैं क्या क्या है, ठीक है। देखो हम्म, देखो सबसे पहले ड्रग्स के बारे में हम क्या बताएं, ये एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है या फिर केमिकल इंटाइटी है जिसका यूज हम लोग किसी के डायग्नोसिस में यूज करते हैं, किसी को प्रिवेंट करने में यूज करते हैं, किसी का ट्रीटमेंट करने में यूज करते हैं, मतलब इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन अगर इसको बिना मतलब का इंटेक किया जाए, मिस यूज किया जाए, और जिसके कारण हमारा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है, तो वही बाद में ड्रग एब्यूज एंड ड्रग अल्कोहल अल्कोहल एब्यूज के फॉर्म में चला जाता है, चाहे कुछ भी ड्रग्स ले या अल्कोहल ले, ठीक है। तो ड्रग्स में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला जो ड्रग्स है वो है ओपियोइड्स। क्या है, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स जो है वो क्या होता है, तो वो पेन किलर है। क्या है, पेन किलर। एनसीईआरटी अगर सामने से निकाल के रखो, उसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो हम तुमको टिक मतलब अंडरलाइन करना, उसी से क्वेश्चन रहेगा, करो, ठीक है। लिखने से अच्छा उसको टिक करा देते हैं। निकाल लिए सब? यस सर। हाँ, देखो सबसे पहले ओपियोइड्स में जाओगे तो इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, देख लो गैस्ट्रो कहीं पे होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसका दो साइट है जो इसका रिसेप्टर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, ये है क्या, तो ये जो है ये पेन किलर है। क्या है, पेन किलर है, क्योंकि इसका हम लोग फिर क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में आता है मॉर्फिन वगैरह, और मॉर्फिन जो है हाईली पेन किलर है। और ये सब का जो यूज होता है ना, आर्मी लोग भी करते हैं एज ए इंजेक्शन, कहीं पे मान लो वॉर वगैरह हो रहा है, ठीक है, और वॉर वगैरह अगर होगा ना, वहां पे कहीं कट गया, छिल गया, चोट लग गया, ज्यादा दर्द वगैरह होने लगता है, तो उस टाइम पे मॉर्फिन को एज ए इंजेक्शन लिया जाता है, क्योंकि वो हाईली पेन किलर है। तो ओपियोइड्स इज अ पेन किलर, पहला बात। दूसरा, इसका रिसेप्टर का क्या बताए, सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्या बताए, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे ये सब एब्जॉर्ब होके, रिसीव होके फिर अपना काम करता है, ठीक है। तीसरा चीज है, ये जिस प्लांट से बनता है वो क्या है, तो वो है ओपियम कैप्सुलर पॉपी। फ्रूट, समझते, हाँ, ओपियम पॉपी, ठीक है। कैप्सुलर फ्रूट, कैप्सूल पार्ट, कैप्सूल समझ रहे हो ना, फ्रूट सीटा कैप्सूल, याद करो वो जिम्नोस्पर्म का पार्ट है कैप्सूल, तो वहां से लिखा है कैप्सुलर फ्रूट, जो कि अनराइप होता है, मतलब कच्चा कैप्सुलर फ्रूट जो है उसी से ये बनाना है, जिसको हम लोग पॉपी प्लांट, ओपियम पॉपी जो बोलते हैं। इसका फैमिली अगर नहीं है तो लिख सकते हो पपेवर सेमनिफेरम, लिख सकते हो पेपेवर सेमनिफेरम,
पेपेवर सैमनिफेरम इसका फैमिली है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं पेपेवर, पेपेवर सैमनिफेरम, ये है इसका फैमिली, मतलब पॉपी प्लांट का फैमिली कौन है, ये पेपेवर सैमनिफेरम, ठीक है, ये चीज है। दूसरा कि ये जो है ये क्या क्या कर सकता है, ये एक तरह का एनाल्जेसिक है। अब ये एनाल्जेसिक वर्ड थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा सुनने में, बट एनाल्जेसिक इज अ पेन किलर, मतलब ये हाईली पेन किलर है। अगर कभी बॉडी में या कहीं कट गया, छिल गया, ज्यादा कट गया, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे ओपियोइड्स का जो होता है वो उसको एज ए पेन किलर, जैसे हम बताए एग्जांपल, क्योंकि ओपियोइड्स का एग्जांपल मॉर्फिन है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो पेन किलर है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, इसका प्लांट क्या क्या, आई मीन कौन सा, मतलब किस प्लांट से ये बनता है, और तीसरा ये किस चीज के लिए यूज होता है, तो वो पेन किलर है। अब इसका कैटेगरी, कहने का मतलब जो क्लासिफिकेशन है ओपियोइड्स का, वो तो सबसे पहला जो है नेचुरल ओपियोइड्स को हम लोग मॉर्फिन, आई मीन मॉर्फिन लिख सकते हो, मॉर्फिन इज अ नेचुरल ओपियोइड्स, ठीक है। दूसरा है सेमी सिंथेटिक इज अ हेरोइन, हेरोइन भी सुने होंगे ये सब नाम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन, कोडीन, निकोटीन, भांग, धतूरा, सब इसी में आएगा, सबका कुछ ना कुछ यूज होता है, मेडिक्लिनल हो या फिर डायग्नोस्टिकली हो, प्रिवेंशनली हो, ट्रीटमेंटल हो, या जो भी हो, सबका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। तो सबसे पहला नेचुरल जो है, वो नेचुरल ओपियोइड्स जो है वो कौन है, मॉर्फिन। अब मॉर्फिन को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है बताओ, तो मॉर्फिन अगर तैयार करना है तो उसको एसिटाइलेशन करते हैं, क्या करते हैं, एसिटाइलेशन, ठीक है। और मॉर्फिन जो होता है वो सिडेटिव एंड कामिंग इफेक्ट है, लिख सकते हो वहां पे, मॉर्फिन जो है वो सिडेटिव एंड कामिंग इफेक्ट है। अब देखो सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक बताए, आई मीन ओपियोइड से स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का मतलब स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, उसके अलावा अगर मॉर्फिन लेते हैं ये कामिंग एंड सिडेटिव है। अब सिडेटिव का यहाँ पे वर्ड यूज होगा, व्हाट इज सिडेटिव, तो जो सुला देता है, मतलब सिडेटिव मतलब प्रॉपर्टी का जो सुला देता है, मतलब स्लीपिंग पिल्स इज अ सिडेटिव पिल्स, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, सिडेटिव स्लीपिंग मतलब सिडेटिव है तो वो क्या करेगा, नींद उसको आएगा ही। तो सोचो किसी भी पर्सन को अगर ज्यादा दर्द है तो उसको पेन किलर भी दे दिया और सुला भी दिया, तो उसका दर्द और उसका जो भी है घाव वगैरह वो जल्दी भरता है। और ऐसे भी देखना जब किसी को सर्दी वगैरह होता है तो उस टाइम पे अल्कोहल, जो दवाई होता है उसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जैसे वो अल्कोहल को कंज्यूम करेगा वो सिडेटिव हो जाएगा, नींद आएगा, और नींद आने के बाद ऐसे भी वो रिकवरी होना स्टार्ट। और ऐसे कोई भी तुम सर्दी का दवाई खा सकते हो या कोई भी खाता है, जैसे एक एग्जाम्पल वगैरह है, बहुत सेट्रिजिन वगैरह जो है बोलता है वो एंटी एलर्जिक है, एलर्जी के साथ साथ में वो सर्दी का भी दवाई है, अगर तुम उसको खा लोगे, जिसको सर्दी वगैरह उसको खा लोगे तो नींद बहुत आता है उसमें, वो सिडेटिव हो गया, मतलब सिडेटिव एंड कामिंग कौन है, मॉर्फिन हो गया। उसके बाद फिर है तुम्हारा हेरोइन, हेरोइन का दूसरा नाम है डाइमॉर्फिन और डाइसिटाइल मॉर्फिन, जिसको कॉमनली कॉल्ड स्मैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मैक, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब देखो ये मॉर्फिन से भी ज्यादा हाईली पोटेंट होता है, 3 टाइम्स पोटेंट है, 3 टाइम्स पोटेंट किसका, मॉर्फिन का। सोचो मतलब अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम हेरोइन को एज अ ड्रग्स यूज करते हैं, लेकिन हेरोइन को एज अ ड्रग्स यूज नहीं करते हैं, आई मीन ट्रीटमेंट वगैरह में बहुत कम यूज है, मॉर्फिन से ही मेरा काम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाईली एनाल्जेसिक है और ये उससे और ज्यादा है मोर पोटेंट, ठीक है, ये चीज है। दूसरा चीज है कि अब जैसे देखो हेरोइन जो है वो डिप्रेसेंट भी बोलते हैं इसको, हेरोइन को डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, मान लो कोई डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन में है तो उसको ये दवाई दे सकते हैं। और दूसरा जो है ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है, मतलब स्थिर कर देता है, जिस कारण बोलता है डिप्रेशन से रिकवरी। और आदमी जब डिप्रेशन वगैरह में रहता है तो देखना जब दवाई वाई देंगे तो वो सोएगा ही सोएगा, तो सिडेटिव है, स्लो डाउन है, डिप्रेशन में रिकवरी करने का काम करता है। और सबसे ज्यादा काम हेरोइन का एंड पूरे ओपियोइड्स का अगर बात करें सबसे ज्यादा काम होता है उसका मेंटल इलनेस को कवर अप करना, ये है इसका, ठीक है। अब देखो वो खत्म हो गया, आई मीन मॉर्फिन एंड हेरोइन पढ़ लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं कैनाबोनाइड्स। तो कैनाबोनाइड्स है क्या, तो सबसे पहले कैनाबोनाइड्स का जो इफेक्ट है वो कहाँ है, आई मीन कौन सा पार्ट को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट। इसको याद रखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये पूछता है, ठीक है, हर एक का सबका अलग अलग है।
मोस्टली सीएनएस है, लेकिन ओपियोइड्स में हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी देखे, मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन का भी बात बताया, और यहाँ पे गैस्ट्रो, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कि कैनाबोनाइड्स जो बनता है, तो इसके प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, चलो लिख देते हैं। और इसका फैमिली का नाम है कैनाबिनेशिया, ठीक है, वो लिख देते हैं, कैनाबिस सटाइवा, सटाइवा और कैनाबिनेशिया, इसका फैमिली है, ठीक है, ये इसका फैमिली था और ये इसका फैमिली है, ठीक है। तो सॉरी ये फैमिली नहीं है, ये इसका स्पीसीज है, ये भी स्पीसीज है, ये फैमिली है कैनाबिनेशिया, और इसका भी पेपरेशिया ही होता है, कुछ इसी तरह से नाम है, तो कैनाबिनेशिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये क्या है, ठीक है, तो ये कहाँ से, हम तो ऐसे बोले कैनाबिस सटाइवा, वो तो प्लांट का है, बट ये कहाँ से बनता है, तो टॉप ऑफ फ्लावर, टॉप ऑफ लीव्स, स्टेम, स्टेम तो नहीं, लीव्स वगैरह ज्यादा यूज होता है, जैसे फ्लावर है, आई मीन क्या कहते हैं, लीव्स है, टॉप्स है, रेजिन्स है, इससे बनता है। इसके अलावा कैनाबिस में और क्या क्या आ सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हसीस है, गांजा है, चरस है और मार्जुआना है, ये चार है, एनसीईआरटी में भी चार है। अब देखो जैसे मार्जुआना और हसीस की बात करते हैं, ठीक है, तो मार्जुआना जो होता है ये हाईली सेडेटिव होता है, और ये हाईली हार्मफुल भी है, क्योंकि जैसे अब भांग है, ठीक है, गांजा है और हसीस है, जिसको चरस भी बोलते हैं, मारिजुआना, ये सब का मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम है तुम्हारा एक तरह का बोल सकते हैं, मतलब स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब कि स्टिमुलेंट में एग्रेसिवनेस बढ़ा देगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देता है, ये सब चीज करने। लेकिन अगर हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पे ले तो हम क्या होता है, सब चीज में मेंटल वगैरह इलनेस डिप्रेशन वगैरह में ये सब काम करता है। कुछ जैसे मारिजुआना सेडेटिव होता है, ये तुम एग्जाम्पल में वहां पे देखना होगा, सेडेटिव का क्या काम होता है, तो ये मतलब सेडेटिव का काम होता है, जैसे सॉरी मारिजुआना का काम सेडेटिव वगैरह होता है, कामिंग इफेक्ट वगैरह लिख सकते हो, सेडेटिव वगैरह है, तो वहां पे। तो कैनाबिस में क्या क्या है, भांग है, गांजा है, चरस है जिसको हसीस बोलते हैं, और मारिजुआना, ये चार एग्जाम्पल है, ठीक है, इससे ज्यादा तो इसमें नहीं पूछेगा। अब आते हैं स्टिमुलेंट में, देखो पेन किलर देख लिए, सेडेटिव देख लिए, ठीक है, पेन किलर भी देख लिए, सेडेटिव भी देख लिए, ठीक है, एनाल्जेसिक वगैरह जो वही सब बात है। अब स्टिमुलेंट सिंपल है, स्टिमुलेंट में दो ही एग्जाम्पल है जो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोकीन, निकोटीन एंड एक है तुम्हारा कैफीन, ठीक है, ये तीन है, कोकीन, कैफीन एंड निकोटीन। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, देखो कहीं पे देखने, जैसे बैंक वगैरह में क्या होता है कि हर एक टाइम इंटरवल पे चाय पीता है, इवन सबको आदत भी है, हम लोग को आदत है, सबको आदत है। उसमें क्या होता है कि जैसे आदमी चाय पीता है तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, वो स्टिमुलेंट है, ब्रेन के पार्ट को वो स्टिमुलेट करके उसको एक्टिव करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, परफॉर्मेंस में मतलब परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है, तो वैसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट में जो है वो सबसे पहले कैफीन है, जो कि टी प्लांट के लीफ से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है कोकीन, जो कि कोका प्लांट से, इरेथ्रोजाइलोन कोका प्लांट से उसको हम लोग आई मीन बनाते हैं। और एक होता है निकोटीन, मतलब निकोटीन भी उसी तरह से हो गया, निकोटीन वही है, ठीक है, निकोटीन जैसे सुपारी वगैरह में निकोटीन होता है, बट यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल, हाँ तीन है, एक है एम्फिटामाइंस, तो एम्फिटामाइंस, और दूसरा है तुम्हारा कोकीन, और तीसरा है कैफीन। ये तीनों जो है स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। अगर इसको हम लेते हैं या कोई भी पर्सन लेता है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वर्क का परफॉर्मिंग बढ़ जाएगा, ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो मेटाबॉलिज्म वगैरह वो बढ़ा देता है, मतलब एनर्जी वगैरह बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन वगैरह मतलब बढ़ा देता है, एक तरह का स्टिमुलेंट है। और एक लास्ट है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं सिडेटिव। और सिडेटिव अगर जहां यूज कर रहे हैं तो उसका मेन काम होता है मेंटल इलनेस, डिप्रेशन वगैरह में इसको हेल्प करता है। वो तीन ही एग्जांपल है, एक एग्जांपल है बार्बिटूरेट्स, दूसरा है बेंजोडाइजेपिन्स, और तीसरा है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड्स, ठीक है। तो कैटेगरी में बांट लो, स्टिमुलेंट में तीन पढ़े हम लोग, ठीक है, एक पढ़े एम्फिटामाइंस,
कोकीन, कैफीन और स्टिमुलेंट में पढ़े। सिडेटिव में हम लोग क्या पढ़े जो कि मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, वो है तुम्हारा एलएसडी, बेंजोडाइजापिन्स जिसको बीजेडी भी बोलते हैं, और एक है बार्बिट्रेट्स। ये दो समझ में आ गया सिडेटिव, ठीक है। और जैसे हिप्नोटिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है? हिप्नोटिक का मतलब बता दो, हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है? हिप्नोटाइज करना बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज कर दिया। तो सिडेटिव हिप्नोटिक में यही है। और स्टिमुलेंट में 3 पढ़ लिए, उसके अलावा सिडेटिव, पेन किलर, ये सब कामिंग इफेक्ट, ये सारा कौन सा था? कैनाबिस एंड ओपियोइड्स, ठीक है। उसमें भी ओपियोइड्स जो है वो मेनली होता है पेन किलर एंड कैनाबिस इज अ सिडेटिव। और एक चीज ध्यान रखना कि कैनाबिस जो है, कैनाबिस सटाइवा या कैनाबिनॉइड जो होता है, वो कहीं कहीं पे हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी यूज होता है। मतलब वो हेल्यूसिनोजन का मतलब था नशा कर देना, पूरा नशा, जैसे भांग पी लिया, कोई गांजा पी लिया, वो सब क्या है? हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टी। बस यही है, एग्जाम्पल याद रखना है बस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अल्कोहल एब्यूज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडोलसेंस। अल्कोहल एब्यूज का सिंपल है कि इथाइल अल्कोहल को हम लोग अगर ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं तो वो अल्कोहल, लगातार कंज्यूम करने लगे तो ये है। सबसे पहले एडोलसेंस। ये एडोलसेंस है क्या? तो एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, लेकिन वो ग्रोथ का कौन सा फेज है? वो मैच्योरिटी फेज है। कौन सा फेज है? मैच्योरिटी फेज है। अब ध्यान देना कि एडोलसेंस स्टेज में आखिर ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका एडिक्शन कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये सोशली ही समझते हैं, तो मतलब कैसे होता है। खासकर आई मीन बॉयज में, फीमेल में, सब में होता है, बॉयज में ऐसा नहीं है, बट बॉयज में ज्यादातर देखा जाता है कि इस स्टेज में बहुत कुछ होता है लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे जो मेन रीजन है दो ही है, एक है स्टडी और एक होता है रिलेशनशिप। ये फैक्ट बात है, सो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। एक रिलेशनशिप मतलब अपना पर्सनल रिलेशनशिप, मान लो ब्रेकअप हो गया या फिर झगड़ा हो गया, किसी कारण से कुछ हो गया, होता है ना बहुत तरह का चीज। तो वो सब चीज अगर होता है तो एक तरह का अल्कोहल अब्यूज या एडिक्शन हो जाता है। और दूसरा कि कोई अच्छा स्टूडेंट है और वो स्टडी में कहीं ना कहीं डाउन चला जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी वो होता है। आदत कैसा लगता है सोशली, एकदम एकदम जो सोसाइटीज में या फिर नॉर्मल जो होता है एडिक्शन का, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। यही होता ही है। अब जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं कि मान लो कि कोई पर्सन, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो स्टडी में किसी तरह उसका मतलब डाउन चला जा रहा है। सपोज मान लिया जाए कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है और उसका नहीं हो पा रहा, साल 2 साल हुआ नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है उसका बहुत वो एडल्सन स्टेज नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैटर मान लिया जाए कोई रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप हो गया, चल गई लड़की उसको छोड़ के, तो क्या करेगा? फ्रेंड व्रेंड के सर्कल में जाएगा, घूमने में बाहर निकला। अब मान लो कुछ गलती से भी दोस्त वैसा मिल गया उसको कि नहीं, उसके 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 संगत में, आई मीन उसके सर्कल में कोई वैसा जो सिगरेट पीता हो या दारू पीता हो। तो सिगरेट नॉर्मली कैसा रहता है? इसी तरह लगता है कि जा रहा है घूमने, अरे 2 बार मार लो ना, नहीं कुछ होगा, ठीक है। एक सूट एक बार शक करो, 2 बार शक करो, तुमको कुछ नहीं होगा। ये लगातार होते रहता है। आदमी डिप्रेशन में रहता है, इसको जब इनटेक करता है स्मोकिंग को या अल्कोहल को, उस टाइम पे उसको बहुत अच्छा फील होगा, इंडिपेंडेंसी फील हो जाता है, प्लेजर होता है, खुशी मिलता है। अब बहुत सारा चीज है मन में, ऐसा बोलता है ना कि पीने के बाद ऐसा याद मिलता है कि हम ही मोदी हैं, तो वह हम ही है और मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह का डिपेंडेंसी, इस तरह का प्लेजर वगैरह जो केस आ रहा है, ये जो है उसके कारण हो जाता है। ये धीरे 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 आदत लगता है। मतलब कहने का जो लगातार इस चीज को ले रहा है वही अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज हो जाता है। और ये लगातार लेने से एडिक्शन हो गया। अब एडिक्शन बन गया डिपेंडेंसी, अब बिना उसके रह नहीं सकता है। बहुत सारे बहुत सारे लोगों को या फिर लड़के लोग को देख होगा, लड़के लड़की जो भी हो, पर्सन को, मतलब स्टूडेंट आवर में, स्टूडेंट एज में क्या होता है, सिगरेट पीता है। आजकल तो फैशन भी है, चलो ठीक है, छोड़ो, सिगरेट पीता है। अगर वो सिगरेट पीना स्टार्ट किया ना, तो इनिशियल में 4, 5, 10 भी पी सकता है, लेकिन वही चीज धीरे 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 उसका एडिक्शन हो जाता है और उसी पे डिपेंड कर जाता है, बिना उसके पिए रह नहीं। कितना भी कोई कम कर दे, अगर जो सिगरेट पीता है वो पूरे दिन में 1 या 2 बार पिएगा ही पिएगा, वो उसका डिपेंडेंसी हो गया।
अब इसी में एक वर्ड आता है विड्रॉल सिंड्रोम। जब कोई चीज इस चीज को छोड़ना चाहता है तो उस टाइम पे जो होता है बॉडी में, या फिर उस टाइम पे जो मैकेनिज्म होता है बॉडी में, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है उस टाइम पे जो होता है वो उसी को बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। एक तरह का डिजीज है। होता क्या है, डिजीज नहीं बोल सकते, एक तरह का क्या बोलते हैं कि अब जैसे मान लो कोई आदमी वाइन वगैरह ड्रिंक वगैरह कर लिया, रात में पी लिया, सवेरे हैंगओवर कैसे होता है कि वो भारी भारी लगता है, सर दर्द होता है, ये सब चीज होता है, उसी तरह वो चीज है एक तरह का। जब छोड़ना चाहता है कोई तो उस केस में क्या होता है, ध्यान देना, उस केस में जैसे मान लो छोड़ दिया अचानक से, अब अचानक से छोड़ दिया तो स्वेटिंग हो जाएगा, ठीक है, उसका मन बेचैन होगा, कहीं कहीं पे एग्रेसिव हो जाएगा, बॉडी में बहुत पेन करेगा, स्मोकिंग वगैरह तो ठीक, लेकिन ड्रग्स वगैरह जो ले रहा और वो अगर वो छोड़ना चाहेगा ना तो छोड़ इसलिए नहीं सकता है क्योंकि जब छोड़ता है तो स्वेटिंग, एग्रेसिवनेस और बॉडी पेन इतना ज्यादा हाईली होता है ना कि उसके लिए बिना वो रह नहीं सकता है। इसीलिए रिहैबिलिटेशन में जो भेजता है यही सब चीज को कंट्रोल करवाता है, क्योंकि ड्रग्स छोड़ना बहुत मुश्किल है। स्मोकिंग तो चलो छूट भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे स्मोक हो चाहे कुछ भी हो, टोबैको हो, स्मोक हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उसको छोड़ने के टाइम पे इस तरह का मैकेनिज्म होता है, स्वेटिंग, एग्रेसिवनेस, पेन, बॉडी पूरा पेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम, ये चीज है। अब इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो अल्कोहल का जो एक ही इफेक्ट दिखाया है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है वो है लीवर सिरोसिस या अल्कोहल सिरोसिस बोलते हैं। देखो अब इसमें दो तरीके का, अगर अल्कोहल सिरोसिस लिख रहा है तो ध्यान रखना उसमें लीवर और किडनी दोनों सेल को वो इफेक्ट कर रहा है, और अगर अल्कोहल हेपेटाइटिस लिख रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो लीवर के सेल को वो डिस्ट्रॉय करेगा, कहने का मतलब उसको वो खराब करते रहा है, जिसके कारण एक्सक्रीशन का प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। अब हेपेटाइटिस यहाँ नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस जो वर्ड है वो हिपैटिक वर्ड से निकला है, और हिपैटिक वर्ड जो होता है वो लीवर सेल का नाम है। लीवर सेल का नाम तुम लोग पढ़ सकते हो, डाइजेशन में है हिपैटिक सेल। वो जब एक ग्लोब्यूल में और एक साथ होता है तो ग्लिसन कैप्सूल भी बोलते हैं, देखना एंजाइटी में होगा डाइजेशन वाले प्रोसेस में। तो हिपैटिक, अगर अल्कोहल हिपैटिक मतलब लीवर सेल, और अगर लीवर सिरोसिस या अल्कोहल सिरोसिस तो उसमें लीवर और किडनी दोनों सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, यही एक चीज है। हाँ, इसको रोकने के लिए वही है, तुमको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, प्रेशर से कैसे हैंडल करना है, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना पड़ेगा कि मान लो कोई डिप्रेशन में है तो कैसे उसको ओवरकम करे, मान लो स्टडी में किसी तरह का लग गया है, पीयर प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, इस तरह का प्रेशर, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे होता है, जैसे जैसे एग्जाम आते जाता है आदमी हड़बड़ाते जाता है, अरे क्या होगा नहीं होगा, इस केस में भी ये सब एडिक्शन का एक तरीका होता है। तो इस तरह से आदत लगता है और इसी तरह से वो छूटता है, तो ये विड्रॉल सिंड्रोम। और यही एक है कि एडिक्शन वगैरह को छोड़ना है तो विड्रॉल सिंड्रोम। और अगर अल्कोहल ज्यादा ले लेते हैं तो भाई अल्कोहल सिरोसिस ऐसा खतरनाक उसको बीमारी इसलिए बोला क्योंकि लीवर सेल अगर खराब हो गया तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस पूरा बर्बाद, और लीवर किडनी दोनों खराब हो गया तो एक्सक्रीशन का तो महाचौपट। इसलिए बोलता है जो ड्रिंकर्स लोग होते हैं उसका ज्यादा किडनी फेल होने का खतरा रहता है, रीजन बस वही है। लेकिन स्मोकिंग वगैरह जो करता है उसका कैंसर होने का खतरा रहता है, और बाकी और बहुत सारा इसका साइड इफेक्ट है। बट टोबैको वगैरह, च्यूइंग वगैरह करने से, स्मोकिंग वगैरह करने से एक तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज, कैंसर वगैरह, और दूसरा क्या होता है कि मतलब वही है ब्लड वगैरह में कहीं ना कहीं इम्फाइसीमा वगैरह जो अस्थमा वगैरह जो ये सब का केस हो जाता है। बस यही है तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान रखना है तुमको, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल और प्रिवेंशन कैसे करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में थोड़ा सा सोशली ही समझना पड़ेगा, जैसे वही बताया पीयर प्रेशर वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है, तो कंडीशंस वगैरह थोड़ा फ्रेंडली रहना पड़ेगा, हर एक बात पे बात करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, क्या गलत क्या सही है सब कुछ बताना पड़ता है, एक तरह का अवेयरनेस वगैरह। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं इसका, ठीक है। बस यही है, चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ह्यूमन का एक डिजीज वगैरह बचा है, ठीक है। तो कैंसर एंड ड्रग्स वगैरह ये। और बताओ इसमें कुछ और पूछना है वैसा? सर जितना भी ड्रग्स है जैसे चरस है, हर्शिस है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? देखो एक्चुअली ऐसा तो अभी हाँ, जैसे प्लांट पार्ट पूछता है कि कौन सा प्लांट पार्ट से कौन बना है,
ये पूछता है, फैमिली बता दिए, स्पीसीज बता दिए, ये सब। हाँ, प्रॉपर्टी जरूर पूछता है, कौन एनाल्जेसिक है, कौन सेडेटिव है, कौन हिप्नोटिक है, कौन स्टिमुलेंट है, इस तरह से पूछता है। सर वो नहीं पूछ रहे हैं, जैसे कोई का ब्रांच हो गया, लीव हो गया, फ्रूट हो गया, वो सब हम पूछ रहे हैं, हाँ बोलो प्लांट तो का बोलो। पार्ट। हाँ हाँ, प्लांट का पूछता तो तो है, बोलो। सब तो सबका तो नहीं पता है सर, चरस का ये सब, हसीस का कौन सा फॉर्म यूज होता है? अच्छा, वो सब तो नहीं पूछा, बट अगर लिखना चाहते तो हम लिखवा देंगे, ठीक है, लिख ही लो, तो चार को तो है, लिख लो, सामने है लिखा। देखो जैसे मान लो भांग का है, ठीक है, तो भांग का जो है वो फ्लावरिंग सूट, सॉरी, ड्राइड लीफ लिख लो, ड्राइड लीफ, पहले भांग का लिखो, ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग सूट, फ्लावरिंग सूट। हम लिख देते हैं, भांग, गांजा, हसीस और मारिजुआना चारों का लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले होता है भांग, ये पूछता है, ठीक है, ये फ्रेश ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट of both male and female cannabis प्लांट, ठीक है, भांग में ये होगा। उसके बाद गांजा, भांग को पीता है तो ड्रिंकिंग के तौर पे यूज होता है, ठीक है, गांजा। ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, उससे ऑब्टेन किया जाता है ऑफ कैनाबिस। दूसरा है हसीस, हसीस जिसको हम लोग चरस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें है ये ड्राइड रेजिनस, ड्राइड रेजिनस from flowering tops, from flowering tops and leaves, ठीक है, और marijuana, dried leaf, dried flower and top leaves and top leaves of female plant, बस यही है। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पूछता है सारा का कैनाबिस सॉरी कैनाबिस प्लांट से ही लेते हैं, तो कैनाबिस सब में ऐड कर देना, और ये कैनाबिनॉइड्स का ही ये है, मतलब इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। और कुछ और बोलो। हो गया? यस सर। और कुछ इसमें? इसका तो कोई एग्जांपल वगैरह बहुत अच्छे से करना, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान दे देना बस, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। जैसे विड्रॉल सिंड्रोम पूछे, बताए, अल्कोहल सिरोसिस बताए, वो सबसे क्वेश्चन रहता है बस। और ऐसे भी इस चैप्टर में जितना ज्यादा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर से पूछता है, कैंसर एड्स से पूछता है, उतना ज्यादा इससे नहीं पूछता है। कि पूरे ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज से मैक्सिमम एक क्वेश्चन रहेगा हर एक ईयर में, चाहे वो ड्रग से एक क्वेश्चन पूछे, चाहे अल्कोहल एब्यूज से क्वेश्चन पूछे। बाकी बात इधर से ह्यूमन हेल्थ जो और जो अदर पार्ट है, इम्यूनिटी वगैरह वाला, कैंसर तक, वहां से 2-3 क्वेश्चन रहता है, तो इधर का ज्यादा पार्ट को ध्यान दो। उसके बाद फिर इधर भी दो, ऐसा नहीं कि इधर नहीं दो,
क्योंकि अगर बात किया जाए तो टोटल चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछता है, ह्यूमन हेल्थ से 3-4 क्वेश्चन रहेगा, इवोल्यूशन से 4-5 क्वेश्चन रहेगा, मॉलिकुलर से 2-3 क्वेश्चन रहता है, जेनेटिक से रहता है 2-3 क्वेश्चन, मतलब पूरा इवोल्यूशन मिला दो तो 10-12 क्वेश्चन पूछ लेता है। इवोल्यूशन तो कभी कभी इतना ज्यादा भर देता है ना, बस एग्जाम्पल एनालॉगस होमोलॉगस, खैर वो तो खैर इवोल्यूशन में हम लोग उसमें डिस्कस किए ही है, यही है सीमा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, यस सर। ठीक है। और कुछ इसमें पूछना है पूछ सकते हो, बोलो। असाइनमेंट का क्वेश्चन। असाइनमेंट का क्वेश्चन है यस सर। कौन सा, इवोल्यूशन या डिजीज, ये ड्रग्स वाला? ह्यूमन हेल्थ, मैंने बोलो। क्वेश्चन 74। 74, क्वेश्चन 74। An immune disease in which the body destroy the ill functioning thyroid gland itself is? ये तो थोड़ा क्वेश्चन ही अलग है, वैसे हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिमोंड डिजीज, माइक्रोडेमा तो नहीं होगा, क्रिटिनिज्म होता है बट वो तो हाशीमोटो डिजीज होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है नहीं, तो कुछ कुछ जो नहीं है उसको शॉर्ट नोट्स में लिख के उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हाशीमोटो होगा। और बोलो। 75। 75, hangover is due to accumulation of ethanol in liver, ethanol in lungs, acetaldehyde in body, formation of formaldehyde from acetaldehyde। तो ये तो ethanol in liver, ethanol in lungs, आंसर एसिटाल्डिहाइड इन बॉडी, देखो ये एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है, आंसर वही होगा। क्योंकि लंग्स और लीवर अगर बात करते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है इथेनॉल इन लंग्स, तो वहां तो खैर जाने से रहा होगा, ठीक है। एक इथेनॉल इन लीवर है, बट जब उसको एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब अगर अल्कोहल होता है, वही एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म में जो हैंगओवर का मैकेनिज्म करता है, ठीक है ना, जो बोलता है भारी लग रहा है ये वो सवेरे का टाइम, वो चीज होता है। और बताओ, तो इसका आंसर सी होगा। 79। 79 आंसर, ठीक है ना, देखिए ना। यस सर। 79 में क्वेश्चन है, a person may die after getting a bee sitting in his body due to toxicity, coagulation of blood, anaphylaxis shock, toxicity and coagulation of blood। देखो इसका आंसर ऐसे सी है, बट रीजन एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, उसका हम बताते रीजन क्या। देखो टॉक्सिसिटी और कोagulation ऑफ ब्लड कभी होने से रहा, कभी नहीं होता, ऐसा नहीं कि बी काटेगा तो उसमें क्या कहते हैं मर जाएगा आदमी, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी है नहीं, क्योंकि टॉक्सिसिटी अगर ज्यादा होगा तो पॉइजन में कन्वर्ट होता है, तो मरने का चांस है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोagulation ऑफ ब्लड होगा ना, तो ए एंड बी वहीं पे कट जाता है। सेकंड और थर्ड में क्या है, टॉक्सिसिटी एंड कोagulation ऑफ ब्लड, डी में जो आंसर है वो तो ऑब्वियस बात है, जब ऊपर और नीचे नहीं होगा तो डी नंबर भी नहीं होने वाला, मतलब ए और बी नहीं हो रहा तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें है एम्फिलेटिक शॉक, तो ये चीज होता है, इसका रीजन एग्जैक्टली हमको अभी नहीं पता है, ठीक है ना, बट इसका आंसर सी होगा, समझे। इसी हिसाब से हम इसको सही भी किए हैं, इसका रीजन देखना पड़ेगा। और बोला आगे।
एक बार इसको ना 18 सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल जो है ना कहीं वो नर्वस सेल को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है और ब्लड सेल्स को मारने लगता है, इसीलिए जहाँ तक हमको याद है, बट कंफ्यूजन है, क्लियर कट नहीं है, इसीलिए हम एक बार देखना। और बोला आगे 89 89, 89 क्या है? cytokines provide non-specific immunity against virus is तो 89 interleukin 80, sorry, a monoclonal antibody and produced from which type of cell? Uninucleated, multinucleated, hybridoma. Monoclonal antibody are produced from which type of prokaryotes? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होगा? देखो एक एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल, ए एंड ई होता है, ठीक है, मतलब ए एंड बी मोनोक्लोनल जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं ब्लड ग्रुप चेक करने में, तो वो जो है वो कहाँ से बनता है, तो प्रोकैरियोट, सिंपल बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए ठीक है मोनोक्लोनल होता है, जो कि सर ब्लड ग्रुप वगैरह में हाइब्रिडोमा क्या होता है? हाइब्रिडोमा एक और क्वेश्चन था इससे, होता क्या है? डोमा हाइब्रिडोमा, सर उसी का ऑप्शन है। हाइब्रिडोमा आंसर ए। हाइब्रिडोमा इसका आंसर क्या है? हाइब्रिडोमा ए। हाइब्रिडोमा ही है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। देखो होता है ना वो, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं ना, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को जब लार्ज स्केल में बनाया जाता है ना, उसी प्रोसेस को हाइब्रिडोमा बोलते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक का तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक से ही तो ले सकते हैं, उसी को तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए बैक्टीरिया वगैरह यूज किया जाता है। इसका आंसर लेकिन ठीक से देखना होगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। हाइब्रिडोमा जो है वो प्रोसेस को बोला जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ प्रोसेस नहीं पूछा, इसलिए हम प्रोकैरियोटिक तुरंत बोल दिए। बट हाइब्रिडोमा जो है वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाने या प्रोसेस को बोलते हैं, जो कि लार्ज स्केल में अगर बनाते हैं तो इसको हाइब्रिडोमा, ये एक तरह का टेक्निक है, जैसे बायोटेक की तरह टेक्निक है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो साइड में। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेल पूछा है, हम भी एक बार इसको सर्च करेंगे, ठीक है। और बोलो 94 94 हाइब्रिडोमा रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ, अच्छा भाई हाँ, आंसर इसका ए होगा, नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल विथ माइलोमा, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आंसर फर्स्ट ही, ठीक है। और कुछ और कोई क्वेश्चन है इसमें? बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 36। 36, यस सर। 36 the major
histocompatibility complex is a series of complement enhanced reaction to antigen. Group of antigen coded by a family of gene on the surface of body cells. Form of autoimmunity, the major cause of cancer. Group of antigen coded by a family of gene, उसको कोड करेगा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी सेल, ठीक है, कोड करेगा, हाँ ठीक है, वाला सीरीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट इनहेंस रिएक्शन टू एंटीजन, आंसर बी होगा। ग्रुप ऑफ एंटीजन कोडेड बाय फैमिली ऑफ जीन्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी सेल, यही होता है हिस्टोकॉम्पिटिटिव कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सर वो है क्या, वो लिविंग टिश्यू वाला है ना, तो कॉम्पैटिबिलिटी है क्या, वो कॉम्प्लेक्स, क्या बोले, जैसे बोले हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी, वो कॉम्प्लेक्स, वो जो लिखा हुआ है हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी, वो है क्या, मतलब लिविंग टिश्यू का डिटेक्शन वाला ना कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ वो सॉरी कौन एक सा होस्ट है, सॉरी एक नाम देखो ना भूल रहे हैं, कॉम्पिटेंट सेल करके कुछ पढ़ाए हैं, एक नाम देख लेते हैं, इसका नाम थोड़ा अजीब है, याद नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जानते हो ना, पढ़ाए हैं कि नहीं? नहीं। हाँ तो उसी में है एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है ना कि बाहर से कोई आएगा तो उसके जीन, ये सिस्टम का ही ऐसा काम है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, बाहर से ही कोई आया, मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह आया, एंटीजन आया, जैसे ही इस पे आएगा ना तो उसके जीन को ही डिटेक्ट करेगा, आई मीन उसको उससे कोड करेगा और उसको मार के खत्म करेगा, वही होता है हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन, सॉरी नीट में क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, बट एनसीईआरटी का थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन उसको तुम बना लेना, ठीक है। और बताओ, और कुछ?